हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सरफाईसी एक्ट के बारे में। तो बैंक के अंदर सरफाईसी एक्ट जो होता है, इसका एक बड़ा ही अहम रोल है अपने ड्यूज की रिकवरी करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों को सरफाईसी एक्ट के बारे में डाउट होते हैं, और डीआरएस ने ये रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि जो लोग डीआरए का कोर्स कर रहे हैं उनको एग्जाम देना है अभी। तो उनमें से किसी कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी कि आप सरफाईसी एक्ट के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो मैं उन्हीं रिक्वेस्ट के लिए सरफाईसी एक्ट की ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इस एक्ट का पूरा प्रोसीजर समझ सकें कि ये किस तरीके से इसका प्रोसीजर होता है, और क्यों ये एक्ट आया था, और कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया, कैसे बैंक इसका यूज करता है। तो आइए मैं आपके सामने एक स्लाइड ओपन करता हूँ जिससे कि हम समझेंगे कि सरफाईसी एक्ट जो है वो कैसे, प्रोसीजर इसका किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए, बैंक के पास है ना, बैंक जब भी कोई लोन देता है तो जो वो लोन होता है वो बैंक के लिए एसेट्स का काम करता है, क्योंकि बैंक की जो मेन इनकम का सोर्स है वो लोन ही है, और उस लोन से जो इंटरेस्ट उसके पास आ रहा है, ये उसका मेन इनकम का सोर्स है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई भी लोन जिसका ईएमआई आना बंद हो गया है, या बोरोवर ने उस लोन को पेमेंट करने से मना कर दिया है या बंद कर दिया है, तो वो बैंक के लिए एसेट्स नहीं रहती, वो लायबिलिटीज बन जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि बैंक अपने लोन की रिकवरी कैसे करे, ये एक बड़ा चैलेंज बैंक के सामने होता है। तो 2002 से पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास है ना कोई सिक्योर्ड लोन है, बैंक अगर सिक्योर्ड लोन देता है अलग अलग प्रकार के, जैसे कि होम लोन है, व्हीकल लोन है ना, इस तरीके के लोन सिक्योर्ड होते हैं। तो सिक्योर्ड लोन में हम सिक्योरिटी तो ले लेते हैं बोरोवर से या मॉर्टगेजर से, हमने सिक्योरिटी तो ले लिया, लेकिन सिर्फ सिक्योरिटी लेना ही बैंक के लिए सफिशियंट नहीं है, क्योंकि जब तक उस सिक्योरिटी को हम इन्फोर्स नहीं कर पाएंगे और उसका रियलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, तो हम अपने लोन या ड्यूज का रिकवरी नहीं हो पाएगा हमारा। तो होता क्या था कि 2002 से पहले हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम सिविल कोर्ट के जरिए ही अपना जो ड्यूज का रिकवरी कर पाते थे सिक्योरिटी को रियलाइजेशन करने के लिए। तो लेकिन सिविल कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो पहले से ही इतना बड़ा है कि उसमें बहुत सारे केसेस ऑलरेडी बहुत लंबे समय से चलते हैं, और बहुत लंबा टाइम लग जाता है। इससे बैंक को बहुत फाइनेंशियल लॉस होता था, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए ही इस एक्ट को 2002 में इनेक्टेड किया गया, कि अब जब ये एक्ट इनेक्टेड कर दिया तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये पावर दे दी गई कि अब आप बिना किसी सिविल कोर्ट का मदद लिए आप अपने लोन की जो सिक्योरिटी है उसको खुद से रियलाइज करने का जो प्रोसेस है आप कर सकते हैं। ये प्रोसेस आप खुद ही कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि जो सरफाईसी एक्ट है उसका देखिए फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। यानी क्या है कि जो सिक्योरिटी हमने ली है ना उसका इन्फोर्समेंट होना बहुत जरूरी है, तभी हम उसको लिक्विडेट कर पाएंगे और तभी हम अपने लोन की रिकवरी को कर पाएंगे। ठीक है। तो क्या है कि सरफेसी एक्ट बना तो दिया, लेकिन ये सभी लोन पे यूज कर सकता है बैंक, ऐसा नहीं है। कुछ कंडीशंस है या कुछ शर्तों का पूरा होना जरूरी है, तभी कोई बैंक सरफेसी एक्ट का यूज कर सकता है। तो वो शर्तें क्या है, उसकी चार शर्तें हैं। चार शर्तें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर ये कंडीशंस या ये शर्तें फुलफिल होती हैं तभी कोई बैंक सरफेसी एक्ट का यूज अपनी सिक्योरिटी को रियलाइज करने के लिए कर सकता है। तो सबसे पहले क्या है कि जो लोन है हमारा वो सिक्योर्ड होना चाहिए। अनसिक्योर्ड लोन पे आप सरफेसी एक्ट का यूज नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन है कि जो लोन है वो एनपीए की कैटेगरी में आ चुका हो, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में आ चुका हो वो। और तीसरी कंडीशन उसकी ये है कि टोटल आउटस्टैंडिंग का 20%, यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट का 20% बचा हुआ होना चाहिए, और वो अमाउंट 1 लाख से अबव होना चाहिए। अगर 1 लाख से नीचे होगा तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और चौथी कंडीशन ये कहती है कि एग्रीकल्चर लैंड पे सरफेसी एक्ट का इम्पैक्ट नहीं होगा, यानी कि आप कोई भी बैंक एग्रीकल्चर लैंड को सरफेसी एक्ट के यूज करके उसको नहीं अपने अंडर में ले सकता, यानी पोजीशन में नहीं ले सकता है। तो अगर ये चार कंडीशंस पूरी होती है
तो आप सरफेसी एक्ट का यूज बैंक कर सकता है। तो उसका प्रोसीजर क्या है, अब इसको समझते हैं हम कि प्रोसीजर क्या है। देखिए, सबसे पहले इसमें दो नोटिस होते हैं जो इस एक्ट के जरिए हम बोरोवर को भेजते हैं। सबसे पहला हमारा जो नोटिस होता है वो है 13(2) का नोटिस। तो ये 13(2) का जो नोटिस है वो बोरोवर को या उसके को बोरोवर को और गारंटर को हम भेजते हैं, और उसको हम 60 डेज का टाइम देते हैं। इस नोटिस के जरिए हम उसे इन्फॉर्म करते हैं कि आप अपना ड्यूज विद इन 60 डेज पे कर दीजिए। आपको 60 डेज का टाइम दिया जा रहा है। और 13(4) के नोटिस के जरिए हम उसको ये बताते हैं कि अगर आपने विद इन 60 डेज हमारा ड्यूज नहीं पे किया, तो हम 13(4) की सेक्शन की पावर को यूज करके आपके एसेट्स को पोजीशन ले लेंगे और फिर हम उसको सेल कर देंगे। तो ये जो नोटिस है वो बैंक के ऑफिसर यानी कि 4 स्केल या उससे ऊपर का जो ऑफिसर है वही भेज सकता है बोरोवर को। ये हम नोटिस भेज देते हैं उनको। अब होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि हमने 13(4) का जब नोटिस भेजा पोजीशन लेने के लिए, और किसी पार्टी ने उस नोटिस को लेने से डिनाइड कर दिया, तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें टू वाइडली न्यूज़पेपर के अंदर देना जरूरी है, जिनमें से एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस है नोटिस भेजने का। अब क्या है कि मान लीजिए हमने नोटिस भेज दिया, और नोटिस भेजने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो सिक्योरिटी का पोजीशन लेना। तो हम सिक्योरिटी का पोजीशन जब लेते हैं, तो सिक्योरिटी का पोजीशन लेने के बाद बोरोवर को क्या होता है कि 45 डेज का टाइम होता है कि अगर वो डीआरटी में अपील करना चाहता है, तो विद इन 45 डेज के अंदर वो डीआरटी में अपील कर सकता है। और डीआरटी में जो भी जस्टिफिकेशन सुनाया जाएगा, अगर उस जस्टिफिकेशन से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो विद इन 30 डेज वो डीआरटी के अंदर भी क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। ठीक है ना। ये है। अच्छा, एक बात और इसके अंदर ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमने 13(2) का नोटिस भेजा, तो 13(2) का जब हम नोटिस भेजते हैं तो बोरोवर के पास ये राइट होता है कि अगर वो अपने लोन की किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन बैंक से मांगना चाहता है, तो बैंक को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अगर मान लीजिए कि बैंक ने जो भी किसी प्रकार का उसके नोटिस में इरेगुलरिटीज है या ड्यूज से रिलेटेड कुछ मिस्टेक है, तो बोरोवर उसको क्या करेगा, बैंक को इन्फॉर्म करेगा, और बैंक फिर से उसको फ्रेश नोटिस भेजेगा इस केस में, है ना। ये एक बोरोवर के पास राइट होता है। अब क्या है कि पोजीशन ले लिया, पोजीशन लेने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, वो नेक्स्ट स्टेप होता है कि उस सिक्योरिटीज की वैल्यूएशन निकालना। तो वैल्यूएशन इसलिए निकाली जाती है कि ताकि जो बोरोवर है उसको कभी ये ना लगे, या वो बाद में फ्यूचर में इस प्रकार का कोई क्लेम ना कर दे कि आ बैंक ने मेरी प्रॉपर्टी तो बहुत महंगी थी, लेकिन इन्होंने जानबूझकर उसको सस्ता अपने जानकार लोगों को बेच दिया। ऐसी कोई प्रॉब्लम, लीगल कॉम्प्लाइंसेस फ्यूचर में आ सकते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि जो भी सिक्योरिटीज आप उसको पोजीशन में ले रहे हैं, उनका वैल्यूएशन निकलवाना बहुत जरूरी है। तो उस वैल्यूएशन को हम एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड वैल्यूअर के थ्रू निकलवाते हैं। और जब वो वैल्यूएशन उसका आ जाता है, तो 30 दिन के अंदर हम उस नोटिस को क्या करते हैं, दो न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करेंगे, जिसमें से एक नेशनल न्यूज़पेपर होना चाहिए और एक लोकल न्यूज़पेपर होना चाहिए। अब हम ऑक्शन के लिए उसमें पब्लिश कर देंगे। हम इसलिए उसको पब्लिकली पब्लिश करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पार्टी ऑक्शन के अंदर अपना योगदान दे सके, और उस प्रॉपर्टी को जितना महंगा बेचा जा सके उतनी महंगी वो बिक जाए। मेन पर्पज इसका ये है। हम लिमिटेड लोगों को बताएंगे तो लिमिटेड लोगों का क्या होगा कि हमारा वैल्यू कम रहेगा, इसलिए हम उसका वैल्यू ज्यादा हो सके, इसलिए वाइडली पब्लिश करते हैं उसे। अब क्या हुआ कि हमने जब नोटिस दे दिया, तो अब नेक्स्ट स्टेप है कि जिसमें उसको ऑक्शन लगा के बेचना। तो जब ऑक्शन लगा के बेच दिया गया, जो पार्टी उसको खरीदेगी और जो हमारे पास अमाउंट आएगा, तो सबसे पहले बैंक अपना जो भी ड्यूज है वो, और लीगल कार्रवाई में जो खर्चा हुआ है वो सारा उस आने वाली अमाउंट से रियलाइज करेगा। और अगर कोई सरप्लस अमाउंट है और उसमें जो पैसा बच गया है, तो जो भी एक्स्ट्रा बचा हुआ पैसा है बोरोवर को दे दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने सिक्योरिटीज को बेचने के बाद भी हमारा अगर वो पैसा नहीं रिकवर हो पाया, तो फिर बैंक का जो नेक्स्ट स्टेप है वो डीआरटी में अपील कर सकता है कि अगर उसका
पैसा जो है रिकवर्ड नहीं हो पाया तो, है ना, अनरिकवर्ड रहा, तो वो क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, डीआरटी को अपील करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी सरफाईसी एक्ट के जरिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप फिर से, अगर आपको लगता है कि अभी और डिटेल में समझने की जरूरत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरी वीडियोस को आप लाइक करें, आगे लोगों तक पहुंचाएं, जितने भी मैंने बैंकिंग की वीडियोस अपलोड की है अपने चैनल पे। और देखिए क्या है कि आप लोग लाइक करेंगे, आप कमेंट करेंगे, तो यही मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। एक वीडियो क्रिएटर के लिए ना, एक वीडियो बनाना बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब आप लोगों के लाइक्स मिलते हैं, आप लोगों के कमेंट आते हैं ना, तो हमें बड़ा अच्छा मोटिवेशन मिलता है इसके लिए। अगर आप लोग हमारी वीडियोस देखेंगे तो हमें भी लगेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, और आप लोगों की इससे मदद हो रही है, आप लोगों को लर्निंग हो रही है। तो ये हमें क्या है ना कि और ज्यादा मोटिवेट करता है, और नई चीज, नई टॉपिक्स पे वीडियो बनाने इसके लिए। तो आप सभी मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मैं आपसे फिर से नई वीडियो में मिलूंगा। और अभी हम लीगल एस्पेक्ट्स में, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो डीआरटी और डीआरएटी और लोक अदालत के ऊपर होगी। तो अभी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरा इंतजार करें, मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी सभी बैंकिंग से जुड़े हुए टॉपिक्स को आप देखें। आपको नॉलेज मिलेगी, आपको डीआरए का एग्जाम क्लियर करने में मदद मिलेगी। और अगर कोई बीसीबीएफ का भी एग्जाम दे रहा है, तो वो लोग भी इन सारी वीडियोस को देखेंगे, तो आपको आसानी से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए बाय बाय, और आप अपना ध्यान रखिए, फिर से मिलते हैं।